तो धातु और अधातु काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले इसको चूज किया है। तो काफी मजा आएगा आपको, आप देखें, पूरा वीडियो देखें और फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। पहला हमारा सवाल है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? यानी धातुएं जब शुद्ध रूप में होती है तब उसकी सतह चमकती है, तो ये धातु के कौन से गुणधर्म के कारण होता है? ये होता है धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा आघातवर्ध धातु है? आघातवर्ध धातु कहने का मतलब ये हुआ कि आप उस धातु को चाहे जितना भी पीट लो, उस पे आप चाहे जितना भी आघात कर लो, वो धातु टूटेगी नहीं, पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। तो धातुओं में ये गुण है, आघातवर्ध है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो सबसे ज्यादा आघातवर्ध है सोना। ठीक है, सोना Au, एटॉमिक नंबर 79। निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक है? अब ये भी एक गुण है धातु का, तन्यता, डक्टिलिटी। आघातवर्धता था मैलिएबिलिटी और यह है डक्टिलिटी। तो ये है सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु गोल्ड, यानी कि सोना। यानी सबसे ज्यादा आघातवर्ध भी और सबसे ज्यादा तन्य भी सोना ही है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यह धातु के किस गुण के कारण संभव हो पाते हैं? तो ये क्या है? तन्यता। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का ही नहीं, विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47, चांदी इसका राइट आंसर है। धातुएं जैसे डैश और मरकरी ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। अब धातुएं साधारणतः ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन लेड और मरकरी ये ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। मरकरी का सिंबल होता है Hg और एटॉमिक नंबर 80 होता है। लेड का होता है Pb, एटॉमिक नंबर इसका 82 होता है। डैश को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं जो होती है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। ये कौन सा है? मरकरी, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। मरकरी, परमाणु संख्या 80। डैश वह एकमात्र अधातु है जो द्रव है, यानी अधातुएं जो होती है ये या तो ठोस होती है या फिर होती है गैसीय अवस्था में, लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है और ये है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? हम लोगों ने अभी देखा साधारणतः धातुओं का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसे धातु हैं जिसे अगर आप अपनी हथेली पे डाल दें तो आपके बॉडी टेम्परेचर से ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, एक होता है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है, वो अलग है, वो कमरे के तापमान पर है, द्रव अवस्था में मरकरी। और ये क्या है? आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर चाहिए, यानी जितना कमरे का तापमान है उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए गैलियम और सीजियम को द्रव अवस्था में आने के लिए। तो इसका गलनांक बहुत ही कम है। ये है 1 और 3, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम। सामान्यतः धातुएं चमकीली होती है, लेकिन एकमात्र अधातु जिसमें धातु जैसी चमक होती है, यानी कि धात्विक चमक होती है, तो एकमात्र ऐसा धातु है आयोडीन, जिसमें धातु जैसी चमक होती है। ठीक है, तो आयोडीन इसका राइट आंसर है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो ये आप सभी को पता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। ठीक है, डायमंड।
देखिए ग्रेफाइट हो गया, ग्राफीन हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। डैश एक अधातु होते हुए विद्युत का चालन करता है। अब जो अधातुएं होती है ये विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, ये है ग्रेफाइट। ये अधातु है फिर भी विद्युत का चालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? अब धातुएं साधारणतः कठोर होती है, इसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं, पनीर के जैसे होते हैं। जिस तरह से आप पनीर को चाकू से काटते हैं ठीक वैसे इसे भी चाकू से आप काट सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हमारे पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 1 में। इस सब की वैलेंसी संयोजकता 1 होती है और इस सब को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, इंग्लिश में बोले तो अल्कली मेटल। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व इतना कम है जो पानी में तैरते हैं? साधारणतः धातु का घनत्व अधिक होता है, ठीक है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का घनत्व पानी से भी कम है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे भी कम है, इसलिए पानी में तैरते हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे उच्च है? तो सबसे अधिक जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल्स, ये है टंगस्टन। इसका सिंबल होता है W और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक है ये है 3380 डिग्री सेल्सियस, NCERT के डेटा के अकॉर्डिंग। अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में घुलकर, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जल में घुलकर क्या बनाएगा? अम्ल। धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है? जनरली क्या होता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है अगर वो ठंडा है तो, लेकिन अगर आप कॉपर को गर्म कर दें तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर के ऊपर एक काले रंग की परत बन जाएगा। ये होता है परत क्यूप्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला याद रखना CuO। यहाँ जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? हम लोगों ने अभी पढ़ा जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड, ये कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड ये होता है एसिडिक नेचर का। तो ये जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये भी तो मेटल ऑक्साइड है, ये भी क्या है? मेटल ऑक्साइड है। ZnO और Al2O3 मेटल ऑक्साइड है। होना कैसा चाहिए था? बेसिक। लेकिन खास बात यह है कि ये एसिडिक नेचर का भी है, यानी कि ये दोनों नेचर का भी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी 1 और 2 दोनों ही इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि ZnO या फिर Al2O3 ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और एसिड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बोलेगा कि भाई साहब हम एसिड हैं। जब एसिड मिलेगा इसको तब बोलेगा भाई साहब हम लोग बेस हैं, ठीक है। तो ये अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? तो क्या होगा ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड।
निम्नलिखित में से किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? देखिए, पोटेशियम और सोडियम ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इसे आप एयर के कांटेक्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इसमें पकड़ लेगा आग। इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर डैश की पतली परत चढ़ जाती है। यह परत होती है इसके ऑक्साइड्स की। यानी एल्यूमिनियम को छोड़ दो आप एयर के कांटेक्ट में, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड, इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। अब यह परत पतली होती है, ठीक है, पतली परत होती है। एक बार इस पर परत चढ़ गई, यानी कि एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, मान लो ये एल्यूमिनियम है, तो एक बार एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, इस पर परत चढ़ गई पतली सी, उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ये फिर एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इसके एयर के कांटेक्ट में कौन रहेगा? ये जो ऊपर पतली परत बनी है ये रहेगा, तो फिर से इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पतली परत चढ़ते ये धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि मोटी परत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक बार इस पर परत बन गई, फिर उसके बाद आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये रुक जाएगा। उसके बाद होगा ये कि ये धातुएं संक्षारण से बच जाती है। डैश और डैश अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी। सोना का एटॉमिक नंबर 79, चांदी का 47। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कॉपर को अगर आप टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ाएं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर करोगे तो कर लेगा। सोना और चांदी ऐसे धातु है जो आप हाई टेम्परेचर भी दे दो तो भी रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो इसे संक्षारण से भी बचाती है? ये होता है एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण इस प्रोसेस को बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन में छोड़ दें, एयर में छोड़ दें, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद इस एल्यूमिनियम पर क्या होगा? पतली सी परत चढ़ जाएगी इसके ऑक्साइड की। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोटी परत। तो मोटी परत तो बनेगी नहीं, क्योंकि एक बार ऑक्साइड बन गया उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा एल्यूमिनियम का। तो एक प्रोसेस होता है एनोडीकरण। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पे मोटी सी परत बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, सही बात है। जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है और डैश गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? H2 गैस। तो हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर होगा। मान लो कि ये मेटल ऑक्साइड ये जल में घुलनशील है, ये जल में घुलता है, तो तुरंत ये मेटल ऑक्साइड बनेगा और फिर जो पानी है, जिस पानी में ये मेटल ऑक्साइड बना, वहीं पर ये फिर से क्या करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अगर जल में घुलनशील है तो, नहीं तो मेटल ऑक्साइड बन के रह जाएगा। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं? ठंडे जल के साथ तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही है, तेजी से आग पकड़ लेता है। ठंडे जल के साथ भी यही हाल है इसका। और जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लिया वो गर्म जल के साथ भी करेगा और स्टीम के साथ भी करेगा। कैसे होता है देखो, मान लो सोडियम है, मैंने इसका रिएक्शन करवाया H2O से, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेटल है, ये वाटर है। आप बोलेंगे मेटल और वाटर रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो सही बात है, पहले ये मेटल ऑक्साइड ही बनाया होगा Na2O। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड जल में घुलनशील है, इसीलिए तुरंत ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेगा। साथ में
यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में बहुत सारा हीट निकलती है। अब होगा ये हीट हाइड्रोजन गैस को जला देगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस को जलाएगा तुरंत सोडियम में आग पकड़ लेगा। और यही हाल कुछ पोटेशियम के साथ भी होता है। पोटेशियम तो सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके साथ भी यही हाल है। इसीलिए हम इस दोनों को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो ठंडे जल के साथ रिएक्शन कौन कौन करता है? देखो, पोटेशियम करता है, सोडियम करता है और कैल्शियम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम भी, पोटेशियम भी करेगा, सोडियम भी करेगा, कैल्शियम भी करेगा। लेकिन ये जल उठेगा कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन होता है कैल्शियम वाटर का, तब तीव्रता बहुत ही कम होती है। यहाँ हीट नहीं निकलती, या फिर बोल सकते हैं निकलती भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में वो हीट हाइड्रोजन को नहीं जला पाती है। इसीलिए कैल्शियम के साथ कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ, कोल्ड वाटर के साथ आराम से रिएक्शन कर लेगा। और जो कोल्ड वाटर के साथ कर लेगा ये हॉट के साथ भी करेगा और स्टीम के साथ भी करेगा। कैल्शियम और जल के अभिक्रिया के संबंध में कौन सत्य नहीं है? कैल्शियम और जल, ठीक है, कैल्शियम है और जल है, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती है। हीट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया हीट बहुत ही कम होती है, हाइड्रोजन गैस को नहीं जला पाती। तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन की तीव्रता जो है ये अधिक होती है या कम होती है? कम होती है। तो यही हमारा फॉल्स हो गया, यानी यही हमारा राइट आंसर है। इसकी तीव्रता जो है कम होती है। लिखा हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, बहुत ही कम होती है, इसीलिए हम लिखते भी नहीं है। तो ये भी सही है, ट्रू है, ये भी ट्रू था। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, ये भी ट्रू है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये बबल्स बना लेती है, ठीक है। ये बबल्स कैल्शियम के सरफेस पे जाकर के चिपक जाती है, जिससे कैल्शियम पानी में तैरना स्टार्ट कर देता है। और यही हाल कुछ मैग्नीशियम के साथ भी होता है। लेकिन मैग्नीशियम के साथ खास बात क्या है कि ये ठंडा जल के साथ रिएक्शन नहीं करता। याद रखिएगा, कैल्शियम करता है, ठंडा जल के साथ नहीं करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ ये करेगा और स्टीम के साथ भी करेगा। तो जब गर्म जल के साथ करेगा तो यही होगा, ये भी तैरना स्टार्ट कर देगा पानी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? हम लोगों ने अभी देखा था कि मैग्नीशियम जो है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म जल और भाप के साथ करती है। चलिए ठीक है। अब बोला है कि कौन सी धातुएं हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ, ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ। कौन है ये? पता करो कौन है। ये है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, यानी एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। डी इसका राइट आंसर है। फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं आपको कोशिश करवा रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाने का। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये है, ये सही है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। सोडियम, पोटेशियम, गर्म जल, ठंडा जल, भाप सब। कैल्शियम, गर्म जल, ठंडा जल, भाप सब। मैग्नीशियम, ठंडा जल नहीं चलेगा भाई साहब, गर्म जल और भाप चाहिए। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये ना तो ठंडा जल ना ही गर्म जल, इसको चाहिए भाई साहब स्टीम, भाप। भाप के साथ ये रिएक्शन कर लेंगे, ठंडे जल गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेड, कॉपर, सिल्वर और डैश जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। लो, अब ये जनाब आए 4, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और सोना हो गया। ये तो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे भाप हो, चाहे स्टीम हो, वाष्प हो, रिएक्शन नहीं होने वाला जल के साथ। तो ये आप याद रखिएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना।
अब मैं आपको एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपको याद रखना है अच्छे से। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन। आप बोलेंगे कि ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, तो इसको एक रेफरेंस के लिए रखा गया है यहाँ पर। कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का धातु के जैसा भी होता है इसीलिए। उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। जैसे जैसे नीचे आएगा जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है, ये डिक्रीज करेगा। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सक्रियता श्रेणी के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ कि कैसे याद रखना है इसको। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ऊपर में आपको आई बटन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेड भी डाल दो, लेड छूट गया है, Pb। ठीक है, आयरन और हाइड्रोजन के बीच लेड। देखिए इसके अलावा भी आता है, इसमें इसके अलावा भी आता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हमको वही याद करना है। साधारणतः जनरली धातु तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, मेटल है, डाइल्यूट एसिड है, मान लो डाइल्यूट एसिड है, क्या बनेगा, ये बनेगा मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे में आप ले सकते हो सोडियम, मैंने मेटल ले लिया और मैं ले लेता हूँ डाइल्यूट HCl। यहाँ से क्या बनेगा NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है, आप सभी को पता है। और यहाँ क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो ये लवण सॉल्ट राइट आंसर है इसका। जो मैं रिएक्शन लिखता हूँ वो बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बैलेंसिंग नहीं किया, बैलेंसिंग का हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो नहीं होता जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए। जैसे कि LIC एजेंट होता है, वो LIC एजेंट इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों को दूसरे का इंश्योरेंस करवाता है, अपना इंश्योरेंस करवाता है, इसलिए हम उसको LIC एजेंट नहीं बोलते। ऐसा होता तो सारे के सारे एजेंट ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे करवाते हैं इंश्योरेंस। तो वही हाल यहाँ पर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दे देगा, ये ऑक्सीजन देने के लिए तड़प रहा है, और जो ऑक्सीजन लेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब धातुएं डैश से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। हम लोगों ने अभी देखा था कि मेटल ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती है। अब देखो, मान लो ये एसिड जो है HNO3 है, तब यहाँ जो सॉल्ट बनेगा उसके साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होगा ये यहाँ पर ये, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन देने के लिए तड़प रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये तुरंत ऑक्सीजन उसको थमा देता है, ये लो ऑक्सीजन, और बन जाओ वाटर। इसीलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये दिखता नहीं है, क्योंकि निकलते ही ये ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये HNO3 रिड्यूस हो जाता है। ये रिड्यूस हो सकता है N2O में, NO2 में और NO में।
नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में। इसमें रिड्यूस हो जाएगा और निकलने वाले हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ये जो N2O है इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, हास्य गैस। नाइट्रिक अम्ल हमारा राइट आंसर है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं जब अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो अति तनु अम्ल, अति तनु यानी कि वेरी डाइल्यूट एसिड HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है। अब लो, पहले मैं बताया मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाता है, क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। फिर मैंने बताया कि HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। अब मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे कि कौन है धातु जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस उत्सर्जित करती है। लेकिन इस बात को आपको नहीं भूलना है, इस बार मैंने आपको बोला है वेरी डाइल्यूट, अति तनु अम्ल। अति तनु अम्ल का मतलब ये होता है अम्ल कम पानी ज्यादा, ठीक है। अम्ल कम है पानी ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं वेरी डाइल्यूट, यानी पानी डाल करके उसका कंसंट्रेशन कम कर दिया गया है। तो ये है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम और मैंगनीज है अति तनु अम्ल HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, Mg और Mn। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती? यह है कॉपर। कॉपर ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3। अब देखो, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। तनु में पानी ज्यादा होता है, अम्ल कम होता है। सांद्र में क्या होगा, पानी कम होगा, पानी जो है ये कम होगा, इसमें पानी कम होगा, इसमें पानी ज्यादा होगा, इसमें पानी कम होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, तनु में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है ये कम होता है, ठीक है, कम होता है, और इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये HCl और HNO3 आपस में मिल जाए 3:1 के रेशियो में, यानी 3 मॉलिक्यूल HCl का लेते हैं तो 1 मॉलिक्यूल HNO3 का लेना है। इसे हम बोलते हैं अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। याद रखिएगा, एक्वारेजिया या फिर अम्लराज। निम्नलिखित में से कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? तो यह अम्लराज जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या होता है ये? HCl प्लस HNO3 3:1 के रेशियो में। देखिए, अकेला ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का औकात है, ना ही नाइट्रिक एसिड का औकात है कि सोना और प्लेटिनम को पिघला दे। इस दोनों में से किसी का भी औकात नहीं है कि अकेले सोना या प्लेटिनम को पिघला दे। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं 3:1 के रेशियो में, तब ये पिघल जाएगा। यह वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मैंने जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बनाकर दिखाया था अभी, वही है ये सक्रियता श्रेणी। धातु A धातु B का लवण विलयन है, यानी धातु A रिएक्शन किया धातु B के लवण विलयन से। फिर क्या हुआ कि धातु A अब धातु B को भगा दिया, धातु A, और खुद का लवण विलयन बना लिया। तो बताना है इसमें से कौन सही है। अब देखो, A ने क्या किया, B को भगा दिया। जैसे मैं एक रिएक्शन लेता हूं यहाँ पे, मान लो ये सोडियम है और मैंने एक लवण विलयन लिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। ये क्या है? लवण विलयन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में आप जानते हो सोडियम बहुत ही ऊपर है और कॉपर बहुत ही नीचे है।
सोडियम क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को भगा देगा, बोलेगा हट मैं सबसे ऊपर हूँ, इसलिए इसके साथ मैं रहूंगा। तो ये बना लेगा Na2SO4 और इसको कर देगा साइड। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो धातु A B से अधिक क्रियाशील है। ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और गोल्ड सबसे कम, प्लेटिनम भी कम ही है उसका। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन एक हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 को या फिर 7A को। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गया। ये जो हैलोजन तत्व है ग्रुप नंबर 17 का, इन सभी तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इस सभी की संयोजकता इसमें से किसी का भी पूछ ले तो आपको आंसर देना है 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन तो आंसर 7, यानी कि 7 इसका राइट आंसर। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है, कौन सा बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच? ये होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक आबंध। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य है? जो मैंने LP 2018 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के सवालों का अभ्यास करवाया था, उनको जिन लोगों ने पूरा देखा होगा तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो देख लो आप, सारे ही क्वेश्चन जो है NCERT से पूछे गए थे आपके एग्जाम में और ये सवाल भी पूछा गया था और एग्जैक्ट लाइन, एक एक लाइन जो है NCERT के बुक से उठाकर डाला गया था। तो आयनिक यौगिक के बारे में बताना है कि कौन सा गलत है। यह ठोस और कठोर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक आप ले सकते हो NaCl, ये भी आयनिक यौगिक है। सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो नमक, अगर आप इसको ज्यादा, ये क्या होता है, नमक ठोस होता है, कठोर होता है, ज्यादा दबाव डालते हैं तो टूट जाता है, तो ये ट्रू है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो ये भी ट्रू है। अगला, यह जल में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है। नमक तो घुलता ही है पानी में, आपको पता ही है। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील है, तो ये भी ट्रू है। ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं, ये हो गया हमारा फॉल्स। इसमें उल्टा बोल रखा है। जो आयनिक कंपाउंड होता है जैसे कि NaCl, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसे एक पानी में डालोगे तब ये घुल जाएगा और बनाएगा Na+Cl-। अब क्योंकि जलीय विलयन में पानी आ चुका है, आयंस आ चुका है, और जब आयंस आ गया तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में यानी कि अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को डैश कहते हैं। इसे खनिज कहा जाता है। और मान लो इस खनिज में कोई ऐसा धातु है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तब इस खनिज को, उस धातु का हम लोग अयस्क बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, यानी ये हमेशा किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो ये सब है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब है, यानी कि C इसका राइट आंसर है। ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, हमें किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सारे जो धातु हैं ये रिएक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, इसीलिए किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। और कभी भी इन धातुओं को इसके अयस्क से निकालने के लिए जो रिडक्शन करवाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जैसे हम लोग कार्बन का यूज करके भी रिडक्शन करवाते हैं, लेकिन इन सारे धातुओं को जब निकाला जाएगा इसके अयस्क से तब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया जाएगा, यानी कि विद्युत अपचयन,
ये याद रखिएगा इन सारे धातु के केस में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्थाएं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा गोल्ड। और सिल्वर भी याद रखें, सिल्वर और गोल्ड दोनों याद रखें, एनसीईआरटी में दोनों दे रखा है कि ये नेटिव स्टेट में मिलता है। ये सारे जो है ये भी आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। ये मेनली मिलता है कार्बोनेट के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में, यानी जैसे कि ZnS हो गया जिंक सल्फाइड, ZnCO3 हो गया जिंक कार्बोनेट, ये इस फॉर्म में मिलेगा। फिर जिंक सल्फाइड जिंक कार्बोनेट से जिंक को अलग किया जाएगा। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे गैंग कहा जाता है। ठीक है, गैंग। सीने बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सीने बार यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसे हम लोग सिंदूर भी बोलते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड या फिर सीने बार, ये अयस्क है मरकरी का यानी कि पारा का। नेक्स्ट है सीने बार ऑक्सीजन के साथ, सीने बार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया गया, तब यहाँ एक उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। फिर उस प्रोडक्ट को गर्म किया गया तब मरकरी बनता है। यानी अब देख लो, ये था सीने बार HgS, फाइनली गर्म करते करते यहाँ क्या बना दिया? मरकरी, यानी इसके अयस्क से मरकरी को प्राप्त किया गया। बस यहाँ आपको बताना है कि बीच में ये क्या बना। ये बना मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड, ये हो गया अयस्क मरकरी का और ये हो गया अयस्क कॉपर का। इसको सिंपली हीट कर देने से मेटल मिल जाएगा। इसको हीट किया जाएगा एक बार यहाँ हीट होगा तो ये बनेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और यहाँ से बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। फिर आगे और भी हीट चलता रहेगा, हीट करते रहेंगे तब मिल जाएगा मरकरी और कॉपर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीने बार और क्यूप्रस सल्फाइड, इसको बस सिंपली हीट कर देने से मेटल अलग हो जाता है, धातु अलग हो जाती है। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके